अच्छा, आपने कर दिया। ठीक है, चलो। तो हाँ, नोट्स में क्या करें सबको? एमसीक्यूज में कैसे कैसे ये देखना, ये अंडरलाइन है यहाँ तक, ये एकदम वहीं से ओपन करता है जहां तक खत्म हुआ है ना। चलो, why are negative confirmation considered to be less persuasive than less persuasive order evidence? They are less reliable than positive confirmation. ठीक है ना? चलो सेकंड वाला। When assessed risk of material misstatement is low. ठीक है, थर्ड का बी, to decide if further audit procedures are needed and if results provide a relevant and sorry मैं फोर्थ वाले को बोलने लग गया। चलो, थर्ड का भी और फोर्थ वाले का भी दी है, पढ़ लो लेकिन फोर्थ वाला एक बार। व्हाट इज द पर्पस ऑफ इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन? सारे ऑप्शन रीड कर लो, आंसर तो बी है। अच्छा था यार बी वाला, वो फोर्थ वाला अच्छा क्वेश्चन था। चलो ठीक है, फिफ्थ बताओ। जी, नहीं लेकिन बिना सारे ऑप्शन पढ़े कभी भी मत बोलो। चलो, your understanding कितने क्या क्या कहाँ पर बोल रहे हो? अच्छा, इन द मिडिल ऑफ एन ऑडिट। मिस्ड मतलब करते हैं, डी साइलेंट होते हैं जाते हैं, या मुझे पता नहीं है। मिस्ड, हाँ। मिस्ड, हाँ, पढ़ो पढ़ा पढ़ लिया, बताओ क्या आंसर होगा इसमें?
ठीक है, डायरेक्टली ही मंगाना चाहिए, मतलब प्रैक्टिकली डायरेक्टली ही मंगाया जाता है ये तो, ऐसा तो कभी करते ही नहीं। लेकिन इसका आंसर कैसे लिखोगे? ये तो ऑब्जेक्टिव वाला आंसर हो गया, सब्जेक्टिव वाले आंसर में क्या क्या लिखोगे? नहीं नहीं, जो स्टैंडर्ड का कौन सा वाला पैच लिखोगे जो अपन ने पढ़ा? जैसे क्लॉ के आंसर होता है ना, वैसे ही समझ लो उसको। स्टैंडर्ड जब अपन पढ़ते हैं ना, और अगर मान लो केस बेस्ड है, तो कोई कुछ लीगल प्रोविजन का पार्ट लिखना पड़ेगा, तो मतलब स्टैंडर्ड का कोई एक सेक्शन आपको इसमें लिखना पड़ेगा। कौन सा सेक्शन लिखना पड़ेगा? ये हिंट है जो मैंने बता दिया है। अबे उसमें जो पैचेस है ना, ऐसे 505 पे, इसमें से कोई एक के बारे में लिखना पड़ेगा। कंट्रोल ओवर एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, है ना, इंक्लूडिंग, तो फिर आपको क्या क्या ध्यान रखना है? कौन सी इंफॉर्मेशन कंफर्म करनी है, सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी, डिजाइनिंग द कॉन्फर्मेशन रिक्वेस्ट, है ना, इंक्लूडिंग डिटर्मिनिंग दैट रिक्वेस्ट आर प्रॉपरली एड्रेस्ड एंड कंटेन रिटर्न इंफॉर्मेशन फॉर रिस्पॉन्सेज टू बी सेंड डायरेक्टली टू द ऑडिटर। हम्म। हाँ मतलब जो जिसमें भी ये लिखा हुआ है ना कि ऑडिटर खुद से ही करेगा वो काम, और क्या क्या काम ऑडिटर को करने हैं एज पर स्टैंडर्ड, ऑडिटर को क्या क्या काम करना है, तो इसमें सारा कुछ ये लिखा है कि ऑडिटर विल डू समथिंग। आ रहा है समझ में? है ना? और फिर सारे पॉइंट्स के बाद, इन द गिवन केस ऑडिटर ने पूरा वर्क किसको डेलीगेट कर दिया? इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को, over which he has no control. Further, responses to external confirmation requests are received on the email ID of internal audit department. All these acts are not in line with the requirement of SA 500. चलो ये बताओ नेक्स्ट, नाइन्थ वाला। ट्रेड रिसीवेबल देखे, है ना, फिर सीएमआईबी को लगा कि पता चला कि इन रिस्पेक्ट ऑफ एक आउटस्टैंडिंग बैलेंस, सीएफओ जो है वो उसको एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने ही नहीं दे रहा। आ रहा है समझ? ठीक है ना, क्योंकि वो ये कह रहा है कि इट कुड स्पॉइल precarious placed business relation with the precariously placed business relation with the customer, बोले कस्टमर के साथ हमारे रिलेशन बिगड़ जाएंगे। फर्दर इंक्वायरी में पता चला कि एक डिस्प्यूट चल रहा है रिगार्डिंग सम क्वालिटी इश्यूज ऑफ द गुड्स सेंड टू द कस्टमर एंड द मैटर इज सब जुडिस। ठीक है, तो एफर्ट्स आर आल्सो बीइंग मेड बाय द कंपनी फॉर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। कंपनी का ये भी एफर्ट चल रहा है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ले। Reviewing correspondence with the customer, she finds that the issue is near resolution and no fraud risk factor exists. Is the unwillingness of CFO justifiable? Justifiable है, बहुत ही कन्विंसिंग आंसर है, लेकिन आप फिर भी क्या कर लेंगे? हम्म।
अरे वही तो बता रहा हूँ, तुम ये लिखोगे कि भाई ऑडिटर नॉर्मली कैसे डिसाइड करता है, जब मैनेजमेंट रिफ्यूज करता है तब ऑडिटर का एक्शन क्या होता है, टू इंक्वायर टू फाइंड आउट वेदर द एक्शन मतलब रिफ्यूजल इज जस्टिफाइबल। आ रहा है समझ, है ना? और अगर मान लो कि ऐसा कुछ है तो फिर इट्स फाइन, क्योंकि फर्दर इंक्वायरी या फर्दर ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स तो वो लगाएंगे। बोलो, क्लियर है क्या? ठीक है ना, सिंपल। मतलब मैटर कोर्ट में है, सब्जुडिस का मतलब वो भी डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, तो in terms of 505, management refuses to allow auditor to send confirmation request, और इंक्वायर करेगा कि उसके रीजंस फॉर रिफ्यूजल। ठीक है, कॉमन रीजन एडवांस इज द एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल डिस्प्यूट एंड ऑनगोइंग नेगोशिएशन विद द इंटेंडेड पार्टी। आंसर पढ़ रहा हूं मैं। द रेजोल्यूशन विच मे बी अफेक्टेड बाय टाइमली अनटाइमली कंफर्मेशन रिक्वेस्ट, है ना? फर्दर फ्रॉड रिस्क फैक्टर डू नॉट एग्जिस्ट। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सीएफओ की अनविलिंगनेस जो है वो जस्टिफाई। चलो अब ऐसे 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। ठीक है ना? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब देखो, नॉर्मली क्या होता है, ऑडिट 5 साल के लिए होता है, पता है आपको? तो हर बार सेम ही ऑडिटर होता है ना? और फिर 5 साल से, अब इस बात को समझना कि जब मैं दोबारा किसी का ऑडिट कर रहा हूँ तो मुझे बहुत कुछ पता है, समझ में आ रहा है? तो ये पूरा क्लाइंट फ्रॉड है, धोखेबाज है, एकदम ऐसी पिक्चर ऐसी कोई मेरे पास है नहीं। लेकिन एक भरोसा एक पर्टिकुलर पॉइंट का है मेरे पास, जब मैं दोबारा किसी का ऑडिट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बार क्या कर चुका हूँ, उसका ऑडिट कर चुका हूँ। और जब भी मैं पहली बार ऑडिट करने जाता हूँ किसी एंटिटी का, तो मैं बिल्कुल ही ब्लैंक होता हूँ। आ रहा है समझ? तो उस समय ऑडिटर को कुछ खास बातें ध्यान में रखनी चाहिए। और मेन बात ये होती है कि जैसे मैंने पिछली बार का ऑडिट किया, तो मतलब जो बैलेंस शीट है वो उस पर भी ओपिनियन दिया, मतलब क्लोजिंग बैलेंसेस पे मेरा ही ओपिनियन है ना? तो अब जब वो ओपनिंग है तो उन ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर के क्या होगा मेरा व्यू, कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ना? अब मान लो पिछला ऑडिट किसने किया है, किसी और ऑडिटर। अरे सर, तो अगर प्रॉपर ऑडिट हुआ है या वो कुछ हुआ है तो फिर मैंने देख लिया कि हाँ उसका ऑडिट हुआ है कि नहीं, है ना? तो ओपनिंग बैलेंसेस पर मैं रिलाय हल्का फुल्का सा कर सकता हूँ, क्योंकि वो ऑब्वियस सी बात है, वो किसकी जिम्मेदारी है, पिछले वाले की। अब मान लो आप किसी कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हो जिसका ऑडिट ही पहली बार हो रहा है, तो नहीं आ रहा समझ में? तो अब पॉइंट है कि आप पूरा पीएनएल बैलेंस शीट पे ओपिनियन दे दोगे, लेकिन जो इस साल के ओपनिंग बैलेंस है उसका भी तो पूरे फाइनेंशियल्स पे इफेक्ट है ना? वही तुम बोल रहे हो कि क्लोजिंग फिक्स सेट कर लो, लेकिन वो तो ओपनिंग भी तो उसमें ऐड ही हो रहा है ना? तो मैंने एक बार वेरीफाई कर दिया तो क्लोजिंग बैलेंस इसका हो जाएगा। पर मुझे ये भी तो चाहिए। अच्छा, और ओपनिंग बैलेंसेस को अगर मैं चेक करने जाऊँ, मान लो 5 साल से चल रही एंटिटी, तो फिर पगले हो जाएंगे अपन। क्यों? क्योंकि भैया हर साल के क्लोजिंग उसके पिछले साल के ओपनिंग से ही अफेक्ट हो रहे होंगे। मैं कैसे ओपिनियन दे दूं, अरे समझ, जबकि वो चीजें मैनिपुलेटेड हो सकती है ना, मुझे क्या पता? आपको पॉइंट समझ में आ रहा है प्रॉब्लम क्या है? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स और ओपनिंग बैलेंसेस, मैं सिर्फ इस स्टैंडर्ड की हेडिंग को आपको बता रहा हूँ। इस स्टैंडर्ड की हेडिंग देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, समझ में आया? समझ में? ठीक है, तो देखो ऐसे बात, so that concerns auditor responsibility regarding opening balances includes financial statement amount and disclosure matter existing at the period's start. Applicable कब होगा? When prior period audit were unaudited or audited by another auditor, है ना? तो ये मेन बात है। आ रहा है समझ? अनऑडिटेड है या किसी और ने ऑडिट किया था, क्लियर है ना? अच्छा, ऐसे 710 अब के साथ लगता है कंपेरेटिव
है ना, जो पिछले साल के अपन कंपैरेटिव करते हैं, तो ऑब्वियसली। चलो, डेफिनेशन, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, जो अनऑडिटेड थे, किसी और ने ऑडिट किया था पिछले साल, ठीक है। दूसरी बात, ओपनिंग बैलेंस, अकाउंट बैलेंसेस। ओपनिंग बैलेंसेस का मतलब क्या है? जो ये अकाउंटिंग पीरियड जो स्टार्ट हुआ, उसके शुरू में जो बैलेंसेस थे, पिछले साल के क्लोजिंग बैलेंसेस से लाए गए हैं, पिछले साल के ट्रांजेक्शन्स को रेफर कर रहे हैं, इवेंट्स को रेफर कर रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसीज को, है ना। इंक्लूड्स डिस्क्लोजर आइटम्स, समझ आ रहे हैं, कंटिजेंसीज और कमिटमेंट्स पिछले साल से आ रहे हैं। अरे सर, इसका ट्रांजेक्शन जो है वो पहले का भी हुआ, अभी हमारे पास सिर्फ बैलेंस आ रहा है, डिस्क्लोजर या ओपनिंग बैलेंस। प्रीडिसेसर ऑडिटर कौन होता है? मतलब कि पिछला ऑडिटर कोई और था, है ना, डिफरेंट फॉर्म, जिसने कि अभी ऑडिट किया उससे डिफरेंट। क्लियर है? ठीक है ना। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, ठीक है, इंश्योर ओपनिंग बैलेंसेस। सबसे पहले उसको ये इंश्योर करना है कि इसमें मटेरियल स्टेटमेंट तो नहीं है जो कि करंट ईयर के फाइनेंशियल्स को अफेक्ट करेगा, आ रहा है समझ में? और रिफ्लेक्ट कंसिस्टेंट एप्लीकेशन ऑफ अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज और प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ चेंजेस। इसको नोट कर लो, है ना। तो अगर कंसिस्टेंसी से याद आ जाता है तो सिर्फ एक वर्ड लिख लो, कंसिस्टेंसी। लेकिन अगर याद नहीं आता है तो फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज वर्ड भी लिख लो, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, है ना। और ओपनिंग पे रिलायंस लेकर के आना। बोलो, ठीक है। है ना। अब obtaining sufficient audit evidence, ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर ओपनिंग बैलेंसेस एक्यूरेसी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं वो? ओपनिंग बैलेंसेस की एक्यूरेसी देख लो, है ना, कि जो पिछले साल के क्लोजिंग थे वही आए हैं ओपनिंग में। पहली बात, एक एक स्टेप करके वो बताएगा क्या क्या चेक करना है, कैसे कैसे, ठीक है ना। जो पिछले साल की क्लोजिंग थे वही इस साल के ओपनिंग में देख रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे? बहुत बेसिक सी चीज है कि जो पिछले साल के क्लोजिंग थे वही इस बार के ओपनिंग के आए थे, पर वो मार्क करने पड़ेंगे प्रॉपर। एक भी बैलेंस इधर उधर हुआ तो फिर दिक्कत है। पता चला पिछले साल के अलग दिखाए थे, इस साल की स्टार्टिंग अलग से कर दी, वही में से स्टेटमेंट हो गई। तुमने सारे वाउचर आउचर सब चेक कर लिए, सब सही है, ओपनिंग बैलेंस ही गड़बड़ था, ठीक है। फिर कंफर्म कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, सेम बात बोल दी उसने, ओपनिंग बैलेंसेस में जो लग रही थी पिछले साल जो लग रही थी वही है। परफॉर्म ऑडिट से, तो अगर ऑडिटेड है तो उसको देख लो, ऑडिटेड है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अरे समझो, है ना, फिर तो आसान हो गया, क्योंकि आप रिलाय कर सकते हो दूसरे ऑडिटर पर इस मामले में, है ना। स्टैट ऑडिट ही होना चाहिए। और असेस इफ करंट पीरियड प्रोसीजर प्रोवाइड रेलेवेंट एविडेंस, देख लो क्या प्रोसीजर लगा पा रहे हो और उससे तुमको ऑडिट एविडेंस मिल रहा है या नहीं, है ना। और फिर क्या करोगे? ओपनिंग बैलेंस वेरिफिकेशन के स्पेसिफिक प्रोसीजर होते हैं। जैसे अब डेटर्स है तो तुम ओपनिंग बैलेंस के लिए भी क्या कर सकते हो, इन जनरल कॉन्फर्मेशन वगैरह भेज सकते हो। बैलेंसेस के लिए तो कॉन्फर्मेशन अपन मंगा ही सकते हैं, अगर आपको मतलब नहीं वो आ रहा है रिलायंस तो। ये क्लियर है ना। अब अगर मिस स्टेटमेंट्स हैं तो उनको कैसे एड्रेस करोगे? ठीक है, अगर ऑडिट एविडेंस से पता चला कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट ओपनिंग बैलेंस है, तो ठीक है, तो कंडक्ट एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स। समझ में आ रहा है क्या? और किसको बता दो? मैनेजमेंट को बता दो। हेलो हेलो, ठीक है, क्लियर है ना। ऐसे 260 के हिसाब से फिर प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द ऑडिटर टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग
ओपनिंग बैलेंसेस। क्या प्रोसीजर लगाएंगे? तो नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स है ना, डिपेंडेंट ऑन, अभी तो ये बोल रहे कि किस पर डिपेंड करते हैं, है ना, रिस्क पे, एंटिटी के अकाउंटिंग पॉलिसी पे, सिग्निफिकेंस पे, ओपनिंग बैलेंसेस का करंट ईयर में कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, मतलब करंट ईयर के ट्रांजैक्शन नेग्लिजिबल है, सारा जो बैलेंस है वो बेसिकली ओपनिंग से ही उठ करके आया है, तो सिग्निफिकेंट हो गए ओपनिंग बैलेंसेस। और मान लो ओपनिंग 500 था, अभी करंट बैलेंस 5000 है, तो फिर उतना वो रेलेवेंट नहीं, समझ में आ रहा है ना। और पुराने पाप, अरे सर क्या हिसाब किताब रहा है ना, बैकग्राउंड क्या है, पुराने चोर तो नहीं रहे तुम, अरे सर क्लियर है। तो वो वो मैटर करती है, अरे सर उससे एंटिटी का एक पैटर्न पता लगता है, ये पता लगता है कि कैसी एंटिटी है ना। चलो, तो अगर पिछली बार का ऑडिट किसी और ने किया था, ठीक है ना, तो क्या करोगे? ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस बाय रिव्यूइंग, है ना, कॉपीज ऑफ ऑडिटेड प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट लाइक सपोर्टिंग शेड्यूल्स। अपने वर्किंग पेपर नहीं देगा वो, ये बात अपन लोग 230 में पढ़ लेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, क्लियर है ना। जनरली आप रिलाय कर सकते हो, है ना, अनलेस कि भाई ऑडिटर ने क्वालिफाई कर रखी है। देखो रेलिवेंट क्या मान लो कि आप जबरदस्ती नहीं ले सकते ना, तो मांगने में क्या बुराई है, पर वो क्यों देगा? कंपटीशन भी है, और भाई मैं अपनी वर्किंग क्यों लूं, मतलब अगर मान लो कि दो फर्म्स में ऐसी अंडरस्टैंडिंग हो, लेकिन एक फर्म से उठ के दूसरे के पास ऑडिट आते हो तब होगी वो बात, इसलिए वो बिल्कुल, मतलब तुम समझो कि तुम कोई रैंडम दुकान पे जाकर के तुम उससे ये पूछ रहे हो कि भाई अपना बिजनेस कैसे करते हो, थोड़ा सा कागज में जो भी है तो वापस वो एक्सप्लेन करोगे, अब वो उसकी अच्छाई पे और उस पर निर्भर करता है ना कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, है ना, नॉर्मली नहीं करेगा कोई, ठीक है। चलो ठीक है, तो जनरली रिलाय कर लेंगे अनटिल अनलेस मिस स्टेटमेंट्स है ना, कि पिछले ऑडिट में मिस स्टेटमेंट्स निकले थे। ठीक है, अब फॉर करेंट ऑडिट एविडेंस फॉर ओपनिंग बैलेंसेस मे बी ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग करेंट पीरियड्स ऑडिट प्रोसीजर्स, मतलब करेंट ईयर का चेक करते समय हो सकता है कुछ कुछ ओपनिंग भी चेक हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना, जितना निकल जा रहा है ना। एग्जाम्पल जैसे कि इस साल जो पेमेंट आई रिसीवेबल्स की, उससे क्या एविडेंस मिल जा रहा है कि हाँ शुरू में होंगे तभी तो पैसे आए ना, राइट्स ऑब्लिगेशन कंप्लीटनेस एंड वैल्यूएशन एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, बोलो क्लियर है ये। However, for inventories, current period's procedure on closing inventory balance may not provide sufficient evidence, है ना। तो एक में मिल गया, बट क्लोजिंग इन्वेंट्री के लिए जो भी लगाओगे उससे ओपनिंग का कोई भी लेना देना नहीं। क्लोजिंग के लिए अपन लोग वही फिजिकल अटेंडेंस वो सब दुनिया भर का देखते हैं, पर उसका ओपनिंग से कोई लेना देना नहीं, है ना। एडिशनल प्रोसीजर में इंक्लूड ऑब्जर्विंग physical inventory count and reconciling it to opening inventory quantities.
मतलब क्लोजिंग बैलेंस से रिकंसाइल करके ओपनिंग बैलेंस तक है? चेक करना। अरे नहीं भैया, पूरे साल का मूवमेंट चेक करोगे क्या? एक एक ट्रांजेक्शन चेक करना पड़ेगा। तो तुम सिर्फ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट किया होगा ना पिछले साल भी हमने, उसको देख लो। अरे ये पिछले साल का ही फिजिकल काउंट है। क्या देख सकते हो? अरे उन लोगों ने किया होगा ना काउंट, तुम प्रोसीजर देख लो ना। ऑडिटर बस फिजिकली प्रेजेंट नहीं होगा, बट क्लाइंट ने तो अपना किया होगा ना, उनका फिजिकल काउंट का प्रोसीजर और उनकी फिजिकल काउंट की डिटेल, उनका इन्वेंटरी डिटेल कि क्या क्या कितना कितना था, और उन्होंने जो गिना होगा वो नहीं आया समझ में। हम क्लोजिंग के गिनने से ओपनिंग नहीं देख रहे हैं, हम ओपनिंग के ही गिनने के पेपर मांग ले रहे हैं उससे। डॉक्यूमेंटेशन का ऑडिटर के पास होती कौन सा? है ये ऑब्जर्वेशन फिजिकल काउंट एनडीटी करती है, हाँ तो एनडीटी के पास होगा ना उसका डॉक्यूमेंट। पिछले साल का अगर कोई दूसरा ऑडिटर होगा उसने क्लोजिंग में अटेंड किया होगा। ये समझे कि नहीं समझे? लेकिन फिर उस पर रिलाय कैसे कर सकते हैं क्योंकि वो एंटिटी ने ही किया था। अरे भैया, तुम जितने सबूत लेते हो वो एंटिटी से ही लेते हो, समझ में आ रही है बात? और वो जो है कि भाई अटेंडिंग फिजिकल काउंट, दैट इज बेसिकली डिजायरेबल कि आपको ये करना चाहिए। पर अब मैं ओपनिंग का तो ऑडिट कर नहीं रहा था ना, तो मैं पिछले साल से कहाँ हूँ। बट क्या एंटिटी का फिजिकल काउंट मुझे कुछ भी रिलायंस नहीं देगा? क्या वो ऑडिट एविडेंस नहीं है? मैं यहाँ पर बस ये कर रहा हूँ कि भैया ओपनिंग जिसकी बेसिकली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं थी, उसका ऑडिट कैसे हुआ ये जान रहा हूँ, क्योंकि बस मैं नहीं था उस समय, नहीं आया समझ। ठीक है। ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन एवेल्युएशन ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री आइटम्स। ठीक है, ओपनिंग पे जो भी ऑडिट प्रोसीजर उसको लगाने को लगा लेगा, और ग्रॉस प्रॉफिट देख लेगा, और कट ऑफ का मतलब ये है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। कट ऑफ जब भी अपन देखते हैं तो ईयर एंड की सेल्स और परचेज, ये बड़े आइटम होते हैं, वैसे अपन हर चीज का देखते हैं कि भाई एक्सपेंस कितना इस साल का, कितना अगले साल का। प्रैक्टिकली जब बिजनेस होता है तो वह अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से नहीं होता। मुझे कोई चीज सस्ती पड़ रही है तो मैं मार्च में हो सकता है कि अगले 4 महीने का एडवांस दे दूं। अरे सर, तो अकाउंटिंग बिजनेस के हिसाब से होती है, बिजनेस अकाउंटिंग के हिसाब से नहीं होता। नहीं आ रहा समझ में? तो फिर भैया उसने 4 महीने दे दिए, तो अब अकाउंटिंग वाले को ये करना पड़ेगा कि भाई अप्रैल और उसके बाद का अलग और वाला, तो वो मैं कट ऑफ वाले जरूर देख लूंगी। ईयर एंड में क्या होता है, हम अलग से क्या करते हैं, इस बात की चेकिंग करते हैं कि पीरियोडिकल बाइफरकेशन हो चुका है या नहीं। सेल करते जा रहे हो तुम मार्च में, अब प्रॉब्लम बात ये कि ये ओवर द काउंटर सेल वाली बात थोड़ी। प्रैक्टिकली बड़ी कंपनीज में कैसे होता है, ऑर्डर आता है, फिर डिस्पैच होता है, फिर इनवॉइस जनरेट होता है, फिर पेमेंट होती है। इसमें टाइमिंग वाली बात होती है ना कि किस समय सेल रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। कंपनी का अकाउंटेंट अच्छा नहीं है तो वो कट ऑफ में प्रॉब्लम कर सकता है, और कई बार ये डिलीवरेट भी हो सकता है कि हम इसी साल की सेल दिखा दें सारी। पता चला 4-4 मार्च को हो रही, जिसका एक भी ऑर्डर मार्च में रिसीव हुआ वो सारी सेल तुमने कहाँ दिखा दी, मार्च में। तो सब नहीं चलेगा, नहीं समझे? ये होता है कट ऑफ कि 31 मार्च का 31 मार्च में रहे और 1 अप्रैल का 1 अप्रैल में रहे। ये क्लियर है? इस अकाउंटिंग ईयर में दूसरे अकाउंटिंग ईयर की चीजें नहीं आनी। बोलो, क्लियर है कहीं? बोलो, ठीक है ना? चलो अब फॉर नॉन करेंट, नॉन करेंट एसेट एंड लायबिलिटी। नॉन करेंट मतलब पीपी इन्वेंटरी पीपी
बताओ। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, इट इज यूज्ड ये करंट एसेट खाता है, अब नॉन करंट का अपन देख रहे हैं, है ना। तो ओपनिंग बैलेंसेस के अंडरलाइंग इंफॉर्मेशन तो आप देख ही लो, है ना। जो भी जितने भी आपको मिल रहे हैं एविडेंसेस, उससे तो देख ही सकते हो। कॉन्फर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज, ये कर सकते हो ओपनिंग बैलेंसेस के लिए। ये क्लियर है? हम्म। नॉन करेंट में क्या प्रॉब्लम है? अबे लोन होगा, हाँ, लोन होगा, सिर्फ असेट थोड़ी होते, लाइबिलिटीज भी तो होती हैं, और असेट में डेटर्स भी होते हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ 100% के लिए मिल जाएगा। डेटर्स तो करेंट है, डेटर्स तो करेंट होगा। हाँ, डेटर्स करंट होगा, सॉरी, हाँ। लॉन्ग टर्म लोन वगैरह के लिए होगा, और लॉन्ग टर्म एडवांसेस, मान लो कि अपन ने किसी को लोन दे रखा है 3-4 साल की, वो, ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल, है ना, ये लॉन्ग टर्म डेट और इन्वेस्टमेंट्स, हाँ, इन्वेस्टमेंट्स के जो है वो ब्रोकर वगैरह से अपन कॉन्फर्मेशन ले सकते हैं, है ना। हो सकता है कि एडिशनल प्रोसीजर की नीड हो, ठीक है। फिर क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर तुम नोटिस करोगे ना, तो तुम्हें समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड पूरा एक फ्लो में चलता है। स्टैंडर्ड्स ये जितने भी है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसका जो ऑब्जेक्टिव होता है। तुम ऐसे समझो कि मेन स्टैंडर्ड है, और स्कोप में ही वो बता देता है कितने मैटर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो जैसे इसमें वही प्रीडिसेसर और ऐसे करके उसने बताया, और आप हर एक की डिटेलिंग बता रहे हैं सर, जो ओपनिंग बैलेंसेस है। तो फिर ओपनिंग बैलेंसेस में उसने दो पार्ट में बोला, करंट और नॉन करंट। करंट के लिए क्या प्रोसीजर लगाना, नॉन करंट के लिए क्या प्रोसीजर लगाना। समझ में आ रहा है? ठीक है ना। अब मेरे दिमाग में आ रहा है मैं इसका चार्ट बना लूँ, तो मैं देखता हूँ, मेरे को टाइम मिलता है तो फिर मैं इसका वो भी बना दूंगा, ठीक है ना। क्लियर है कि ज्यादातर में ना वो फ्लो अगर तुमको समझ में आ गया तो बहुत आसानी होगी, मतलब, ठीक है ना, चीजें करने के लिए। चलो, तो कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी अपन ने शुरू में पढ़ा था ऑब्जेक्टिव में, कि ये एक देख लेता हूँ, ओपनिंग बैलेंस और करंट में इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है, ये इतना क्या मैटर कर रहा है कंसिस्टेंसी। अकाउंटिंग पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी में क्यों चेक करता हूँ, ये सवाल। हाँ, मतलब क्या गलती हो जाएगी नहीं होंगे तो। कितना मेजरली चेंज हो सकता है, अरे सर, यानी कि सब सही कर रहे हो, सिर्फ आपने पॉलिसी चेंज कर दी वैल्यूएशन की, तो प्रॉफिट में फिर करोड़ों का हेर फेर हो सकता है। इसीलिए ये फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन में आता है। फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन 3 है, पता है ना आपको, कौन कौन से। अक्रूवल, आ रहा है समझ में? तो फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन तो ये होते हैं कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, तो आपके फॉलो होने ही चाहिए। पॉलिसी ऐसा नहीं है कि कभी चेंज नहीं कर सकते, पर पॉलिसी चेंज करना बड़ी बात है, रिक्वायर्ड बाय लॉ, बेटर प्रेजेंटेशन, है ना, वो उस समय होता है बस। चलो, तो ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ले लेगा, है ना, किसके बारे में, अकाउंटिंग पॉलिसीज की कंसिस्टेंसी के बारे में। ये क्लियर है? जो पिछले साल लगाई थी वही इस साल लगा रहे हो या नहीं। एडिशनली अगर चेंजेस हैं तो फिर उसकी अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर प्रॉपर एफआरएफ के हिसाब से आ जाएगा। बोलो, क्लियर है? अगर इनकंसिस्टेंसीज मिली तो ऐसे 705 के हिसाब से मैं क्वालिफाई कर दूंगा रिपोर्ट। हाँ, मतलब ये तो ज्यादा ही बड़ी बात हो गई, ठीक है, क्लियर है, समझ गए, है ना। अब
ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर के मेरी रिपोर्टिंग कैसे होगी? सबसे पहली बात, अगर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो क्या होगा? एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन या डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन 705 के हिसाब से। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। फिर क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट। If the auditor identifies misstatements in opening balances that materially affect the current period financial statement and these misstatements are not properly accounted for or disclosed, तो हम क्या करेंगे? क्वालिफाइड ओपिनियन दे देंगे। एक ही बात है, मतलब नहीं ऑब्टेन कर पाए तो डिस्क्लेमर या छोटा सा मिस स्टेटमेंट वाला। क्वालिफाइड मतलब क्या होता है? क्वालिफाइड कब देते हैं? जब स्मॉल मिस स्टेटमेंट, छोटा मिस स्टेटमेंट, छोटा मतलब छोटा बट मटीरियल इतना परवेजिव नहीं कि पूरे फाइनेंशियल गड़बड़ है। Material but not pervasive. हाँ, मटीरियल बट नॉट परवेजिव। और छोटा डिस्क्लेमर भी किस में आता है? क्वालिफाइड। फुल डिस्क्लेमर मतलब कि पूरे ऑडिट पे ही मैं कुछ नहीं कह सकता। छोटा डिस्क्लेमर आता है क्वालिफाइड के अंदर, तो डिस्क्लेमर के अंदर नहीं आता। 705 में पढ़ लेंगे अपन लोग। अरे सर, मतलब कुछ पर्टिकुलर पार्ट को मैं बोल रहा हूँ, इसके रिगार्डिंग मेरे को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला, बाकी सब सही है। अरे सर, ये कैसे तुम तय करोगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो तुमने चेक किए हैं उसके हिसाब से। उसके ऊपर अगर उस पे sufficient and appropriate audited evidence मिलेगा, जो कि वो नहीं है, क्या कहते हैं, अरे कैसे कैसे बता रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एविडेंस मिल गया कि ट्रू एंड फेयर नहीं है, तो वो क्वालिफाइड होगा फिर भी। हाँ, क्योंकि वो परवेजिव कितना है। देखो, मिस स्टेटमेंट हो कुछ चीजों में, इतना मिस स्टेटमेंट है क्या कि मैं बाकी को ट्रू एंड फेयर कह सकता हूँ, तो वो है क्वालिफाइड। अगर इतना मिस स्टेटमेंट है कि अब मैं किसी चीज को ओवरऑल के हिसाब से देखूं तो किसी चीज को मैं ओवरऑल तो ट्रू एंड फेयर नहीं बोल सकता, तो फिर वो होता है एडवर्स। थोड़ा सा चेक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसको छोड़ के बाकी के लिए ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे सकता हूँ, ये क्या है? क्वालिफाइड। और मैं जितना नहीं चेक कर पा रहा हूँ उसको छोड़ करके भी मैं बाकी के ऊपर ट्रू एंड फेयर ओपिनियन दे नहीं सकता, क्योंकि ये इतना ज्यादा परवेजिव है जिसको मैं चेक नहीं कर पाया, तो फिर ओवरऑल डिस्क्लेमर है। छोटा डिस्क्लेमर होगा, वैसे ही छोटा एडवर्स भी हो सकता है इसकी जगह। छोटा एडवर्स अबे उसी की जगह छोटा एडवर्स वही तो बोला मैंने कि मिस स्टेटमेंट है, कम मिस स्टेटमेंट, मतलब वही बोल रहा हूँ मैं। तुम नाम एक नया पॉइंट कर रहे हो बस। स्मॉल मिस स्टेटमेंट मतलब क्वालिफाइड। क्वालिफाइड के अंदर ही आएगा ना। हाँ, क्वालिफाइड के अंदर दो आते हैं, छोटा मिस स्टेटमेंट, छोटा डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर बड़ा है तो डिस्क्लेमर, और मिस स्टेटमेंट बड़ा तो एडवांस। चलो 705 ही डिस्कस कर लिया तुमने 700। ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिस स्टेटमेंट, अगर ऑर्डर को मिल रहा है, ये तो कर लिया ना अपन। ठीक है। एक्सप्रेस अ क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन एज पर ऐसे। हाँ, ठीक है। वो सेकंड वाले का, सी बी एंड सी सेकंड वाले का बी एंड सी बोथ। हाँ, तीनों हो सकता है। दोनों। क्या तीसरा हो सकता है क्या? डीडी। बात तो वही हुई इसलिए स्टैंड ऑर्डर ऑर्डर
तो उनको नोट पूछना चाहिए था ना, क्वेश्चन जी नॉट एजुकेशन। नोट करके ए कर लो है ना। चलो ठीक है। क्या? फिर थर्ड वाला क्या होगा? सी। फिर बी। फिफ्थ का ठीक है। अरे तुम लोग को मिल गए आगे के नोट? क्या 8:30 से लगेगी ना क्लास? 7 बजे से लग रही है ये क्लास, 7:15 से। हम्म, चलो, इमेजिन नहीं कर पाती हूँ 7 बजे क्लास में। लगे अभी लगी है क्लास, वो 1 घंटे लगेगी। अभी आन रहा था ना 1 हफ्ते से, ऑनलाइन अटेंड कर रहा था, अभी आया। हाँ क्या? हाँ अब देखो, रिलेटेड पार्टीज ऐसे 550। अब देखो रिलेटेड पार्टीज का अगर आया ना, इतने रेफरेंसेस मिल जाएंगे ना तुमको, ठीक है, बहुत सारे रेफरेंसेस मिल जाएंगे। द कंपनीज एक्ट से भी मतलब, है ना, उसके भी रेफरेंसेस मिल जाएंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 भी रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर पे है, पता है, क्लियर है। ऑडिट में इसका अलग लेवल पर रिलेवेंस है, ठीक है। देखो क्या है, अकाउंटिंग और ये भी थोड़े से जुड़े हुए हैं। अकाउंटिंग में ये है कि हम बताते हैं कि देखो रिलेटेड पार्टी का जो भी ट्रांजेक्शन है वो कैसे शो करना है। पर ऑडिट में हमारे लिए बात इसलिए ज्यादा रिलेवेंट है क्योंकि रिलेटेड पार्टी का सहारा लेकर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड हो सकते हैं इंटेंशनल। क्लियर है ना? ठीक है कि भैया उनके साथ खूब सारा ट्रांजेक्शन तुमने कर लिए, तो तुमने अपनी सेल बढ़ा दी, परचेज बढ़ा दी, कोई भी प्रॉफिट एक से एक एंटिटी से दूसरी एंटिटी को डाल दिया, है ना। इसमें कई बार ये बाइफरकेशन बड़ा मुश्किल होता है कि क्या रियल है और क्या अनरियल है, समझ रहे हो? ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी का लॉस जो उसकी प्रोडक्ट एंटिटी थी उसमें वो निकल करता था, प्रॉफिट उसका वो मैं एक साथ दिखाता था, मतलब जानबूझ के नहीं करता था, अकाउंटिंग गड़बड़ थी उसको। ये शार्क टैंक में कैसे पता लग गया? वो बताया था उसने खुद ने, मतलब समझ में आता है कि अनिश्चित बोलता है मैं इसका प्रॉफिट है, शार्क्स पूछते जा रहे थे, हाँ। तो उसने बताया था कि हाँ मैं उसका लॉस उसका राइट ऑफ करता हूँ उसके प्रॉफिट से। एंटिटी एक ही होगी ना, लेकिन उसकी दो कंपनी थी अलग, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलग थी और जिससे बिजनेस करता जिसके लिए इन्वेस्टमेंट मांगने आया था वो कंपनी अलग थी।
लॉस राइट गड़बड़ है, ऐसे कैसे बता सकते हो? तो अब दिक्कत मतलब फंस जाएगा। वो गलती से करता था ना, इसलिए उसने बता दिया होगा, उसको पता नहीं होगा ना कि ऐसा नहीं करते। अच्छा, सीए ने किया हो, अकाउंटिंग का हाँ, नॉलेज नहीं होगा, उसको पता नहीं होगा, इसलिए तो शांति का चीज़ है। बोला कि हम क्योंकि एक, ये तो बहुत बुरा हो जाएगा ना उसके लिए। उन्होंने बोला कि हम एक शेयर पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, दोनों कंपनी को मर्ज करना पड़ेगा। सिंपल बात है। चलो, ऐसे 550 डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग concerning related party relationships and transactions during financial statement audits. ठीक है, क्या बोल रहा हूँ, है ना? ठीक है, इससे रिलेटेड है। अच्छा, इट एड्रेसेस आरएमएम, है ना, विद रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप एंड ट्रांजैक्शन। ठीक है, डेफिनेशन देखो, अब रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन ना सारे सब जगह अलग अलग है ना, तो यहाँ ध्यान से समझो। एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से ये बोल रहा है कि देख लेना क्या डेफिनेशन रिलेटेड पार्टी की। कंपनीज एक्ट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंपनीज एक्ट में भी है ना, सेक्शन 77 में रिलेटिव है, 78 में रिलेटेड पार्टीज है, 2 सबसेक्शन 77। तो इन द एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक फ्रेमवर्क रिक्वायरमेंट्स, एंटिटीज विद कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर, तो कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। अगर स्पेसिफिक फ्रेमवर्क की रिक्वायरमेंट नहीं है तो अपन किसको मान लेंगे रिलेटेड, ये भी डिफाइन कर दिया है उसमें। फॉर्म वर्म के केस में भी हो सकता है, नहीं तो कंट्रोल्ड और सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड, मतलब आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो या आप किसी से कंट्रोल हो रहे हो, है ना, और एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल। अरे सर, ठीक है, अब वो एक एंटिटी के थ्रू हो, फैमिली टाइज के थ्रू हो, या डायरेक्टर्स के थ्रू। कॉमन की मैनेजमेंट मतलब डायरेक्टर सेम है, फैमिली टाइज मतलब फैमिली सेम है, और शेयर्ड ओनरशिप मतलब कि पेरेंट कंपनी सेम है, उसी के दो वो हैं। अरे सर, तो वो सब रिलेटेड है ना। एक्सक्लूजन, तो जो कॉमन कंट्रोल में है लेकिन सरकार के, उनको हम कंसिडर नहीं करते। ठीक है, कब तक नहीं कर रहे हैं? जब तक कि बहुत ही हैवी ट्रांजैक्शन नहीं होगा। तो बहुत हैवी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं तो हम उनको भी लपेटे में ले लेंगे। एक्चुअली में ना देखो, सरकारी कंपनीज में वो दिक्कत नहीं रहती कि उनको प्रॉफिट दिखाना है, लेकिन हाँ, हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पॉलिटिकल मोटिव से भी इंस्पायर हो सकता है। क्लियर है ना? चलो, तो अब एक्सप्लेनेशन। दीज नोट्स प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ, ठीक है, ठीक है, चलो, मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड significant influence. Control, the ability to govern an entity's financial and operating policies to derive benefits from its activities. अब ये मीनिंग बता रहा है, कंट्रोल का मीनिंग बता रहा है और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? मीनिंग बहुत जेनरिक है। कंट्रोल मतलब कि उसके सारे ट्रांजैक्शन डिसीजन हम ले सकते हैं, और इसमें भी वही है एक्चुअली, कंट्रोल के बिना भी हम क्या कर सकते हैं, अगर उसके डिसीजन वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब कि हमारा क्या है उस पर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, है ना। अच्छा, कैसे दिखेगा, कैसे कंट्रोल या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? क्योंकि देखो, समझना, अगर एंटिटी गड़बड़ कर रही है तो थोड़ा बहुत छुपाने टाइप की कोशिश भी हो सकती है, मतलब आप समझो आपको नहीं पता है कि एंटिटी में क्या चक्कर। क्लियर है ना? तो अब देखो, इक्विटी होल्डिंग, इक्विटी होल्डिंग तो बहुत क्लियर है, 20% से ऊपर क्या हो जाता है, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, ये तो पता ही है ना। फिर बिजनेस रिलेशनशिप्स, सिग्निफिकेंट बिजनेस रिलेशन विद इंडिविजुअल इन गवर्नेंस और की मैनेजमेंट रोल्स। ठीक है, और तीसरा गवर्नेंस और मैनेजमेंट रोल, बीइंग पार्ट ऑफ गवर्नेंस और की मैनेजमेंट हु हैव अथॉरिटी ओवर एंटिटीज एक्टिविटीज, कि एक एंटिटी का कोई पर्सन दूसरे के बोर्ड में बैठा हुआ है,
समझ में आ रहा है? देखो आपको ना ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्लियर है नहीं? ठीक है, दोनों के सेम टाइम। हाँ, कि मतलब प्रैक्टिकली किस तरीके से वो रिलेटेड, ठीक है ना? मतलब सिर्फ वो नहीं करना है आपको। देखो आपका काम है ट्रू एंड फेयर है या नहीं, लीगली फ्रेंड्स को कंसिडर नहीं करेंगे, बट ऑडिट में हम शायद फ्रेंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि मिस स्टेटमेंट तो मिस स्टेटमेंट है ना। पता चलो वो नकली ट्रांजेक्शन दिखा रहा है, आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? कोई अनजान एंटिटी की नहीं करेगी, समझ गए ना? और लीगली रिलेटेड एंटिटी दिख जाएगी। तो ऑडिट में ये भी है, मैं एक बात बहुत रेयर सरकमस्टेंस की बात कर रहा हूँ, अरे समझ में, ऐसा नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है ना? मतलब मैंने देखा भी नहीं है ऐसा कभी। लेकिन पॉइंट ये है कि आपको चौकन्ना रहना ही पड़ेगा एज एन ऑडिटर, ठीक है? तो बिजनेस रिलेशनशिप्स है, गवर्नेंस और मैनेजमेंट रूल्स है, ठीक है? अच्छा, चौथा है फैमिली टाइज। क्लोज फैमिली मेंबर्स है गवर्नेंस में या की मैनेजमेंट रोल, मतलब एज एन इन्वेस्टर या एज डायरेक्टर्स, क्लियर है? ठीक है ना? ठीक है, ये इनका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है ना, ये आपका समरी टाइप है मतलब, ठीक है? चलो, तो मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टीज विद डोमिनेंट इन्फ्लुएंस, रिलेटेड, हाँ, 50% से ऊपर। डोमिनेंट अलग से डिफाइंड है क्या? सब्सिडियरी हो जाएगी। जनरली हाँ तो नहीं नहीं, वो तो डोमिनेंट इन्फ्लुएंस किसी भी तरीके से हो सकता है, क्योंकि सब्सिडरी में भी जरूरी नहीं है ना कि इक्विटी कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का भी आधे से ज्यादा कंट्रोल आपको वो दे देगा, इसीलिए डोमिनेंट मतलब डोमिनेंट। अरे समझ, ज्यादा, कैसे ज्यादा भी नहीं पता। रिलेटेड पार्टी which control or significantly influence may exert dominant influence over the entity and its management. अच्छा, तो जैसे ऑपरेशंस हो सकता है कि वो डोमिनेटली वो कंट्रोल कर रहे हो। किसी भी तरीके से, मतलब आप जब एंटिटी में जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि यार क्या सिचुएशन है यहाँ पर। यहाँ तो कुछ भी इन लोग के अपने मन के हिसाब से हो नहीं रहा, नाम के डायरेक्टर है, सब तो कोई और डिसाइड कर रहा है, ठीक है? सच बिहेवियर इज रेलेवेंट फॉर आइडेंटिफाइंग आरएमएम ड्यू टू फ्रॉड। पता है ऐसे होता है, फायरवर्क्स की जो फैक्ट्रीज होती है ना, उसमें वो पीयून यून किसी को ऐसे डायरेक्टर बना देते हैं, हाँ, खुद नहीं बनते, रिस्की है ना, लेकिन वही है कि कंट्रोल तो उसके पास नहीं होता, क्लियर है? चलो, अपन लोग कल करें इसको। 7.5 हम्म, हाँ मतलब इससे तो कुछ हो नहीं आएगा ना। मीनिंग ऑफ स्पेशल पर्पस रिलेटेड एंटिटीज, स्पेशल पर्पस एंटिटीज एज रिलेटेड एंटिटीज। तो स्पेशल पर्पस एंटिटीज में बी रिलेटेड पार्टीज, ठीक है, if the entities control them in substance regardless of equity ownership। देख रहे हो ये? मतलब कि रियल में तो वो कंट्रोल कर रहे हैं, कोई कागज नहीं है इसको लेकर के, पर साफ समझ में आ रहा है कि यही लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है? क्या ये इसमें फ्रेंडशिप वाला एग्जांपल सही रहेगा। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, अरे सर एग्जाम में तो इतना तुम्हारे पास नहीं रहेगा, तुम 300 शब्द का निबंध लिखना आएगा तभी लिख पाओगे इस बार, या फिर प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाओगे। एकेडमिकली तो ये भी बहुत डिटेल